गांधी को मारना एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी, जिसको वो बाप कहते हैं, बापू कहते हैं उसका। कश्मीर के अंदर 16 एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं कि सिखों के साथ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, वहां उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। वो दहशतगर्द लीडरशिप का पिनेकल है इस वक्त। एक नेतन्याहू है जिसने गजा में 1,50,000 फलस्तीनी को मार दिया, और दूसरा ये नरेंद्र मोदी है जिसको पाकिस्तान ने सही मौके पे 2 दफा जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सर, अभी एक इजलास जो है वो रात को जो हुआ, जिसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया गया, और उसके साथ जो है वो इंटरनेशनली लोगों ने और जितने भी ममालिक हैं उन्होंने बयानिए को सपोर्ट भी किया। भारत वहां पे अकेला खड़ा हुआ नजर आया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, शुरू करने से पहले ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ और इसको मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि भारत की जो ये पहले सब कॉन्टिनेंट था, या ना बर्रे सगीर था। इसमें यहाँ पे कोई भारत नहीं था, यानी कोई इंडिया नाम का कोई मुल्क नहीं था। बर्रे सगीर था, और बड़े सगीर में यहाँ पे हिंदू भी रह रहे थे, मुसलमान भी रह रहे थे, क्रिश्चियन भी रह रहे थे, सभी दलित भी रह सब रह रहे थे। तो उसका जो है बड़े सगीर को पार्टीशन किया गया, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। यानी आपको याद है फ्रांस ने अल्जीरिया को आजादी दी थी, अल्जीरिया फ्रांस की कॉलोनी थी, और इस तरह बहुत सारा। ईस्ट तैमूर का मसला आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ने हल करवाया था, हालांकि यूनाइटेड नेशन कश्मीर का मसला तो हल नहीं करा रही। तो वो ईस्ट तैमूर का इसलिए करा रही है, वहाँ क्रिश्चियन आबाद है, कश्मीर का इसलिए नहीं करा रही है, मुसलमान आबाद है। तो वहां पे जब ये पाकिस्तान इंडिया 2 ममालिक हो गए और उस वजह से तकसीम हुए, उस यूके जो है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, वो बहुत सारे ब्रिटेन की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके की जो इकोनॉमी थी वो तकरीबन तबाह हो चुकी थी। देवर अंदर ग्रेट स्ट्रेन, तो वो भी यहाँ से निकलना चाहते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है, बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। उन जैसा दुनिया में मेरा ख्याल कोई दूसरा स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ, और ना उन जैसा कोई लीडर पैदा हो सकता है कि उन्होंने सच्चाई पे, असूलों के ऊपर जो है वो काम किया और पाकिस्तान की तकमील को मुकम्मल किया। हालांकि आपको पता है वो पेशेंट थे, उनको और ट्यूबरकुलोसिस के, उनका सिर्फ डॉक्टर को पता था, और उन्होंने अपने डॉक्टर जो पारसी थे उनको कहा हुआ था कि आपने किसी को बताना नहीं है। डॉक्टर ने कहा था यू हैव 1 year टू लिव, तो उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं तो लोग डिप्रेस हो जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है भारत जो है इंडियन लीडरशिप तो 1 साल आगे करवा दी। तो मैंने हमसे कहा कि भारत की बुनियादी गैर अखलाकी बेसिस पे और दहशतगर्दी की बेसिस पे रखी गई है। गांधी को मारना एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी, जिसको वो बाप कहते हैं, बापू कहते हैं उसका। तो जिस मुल्क की अखलाक बुनियाद इन चीजों पे रखी गई हो, उससे आप ये तवक्को दुनिया को नहीं करनी चाहिए कि वो कहीं इखलाक को, कानून को, इंसाफ को, सच्चाई को लेके इन असूलों पे चलेगा। वो कहते हैं ना कि हम डेमोक्रेटिक नेशन है, कहते हैं हम सेकुलर नेशन है। सेकुलरिटी में वहां पे जो मुसलमानों का हाल हो रहा है, 63 से ज्यादा मुस्लिम कुछ फसादात हुए, हजारों मुसलमानों का खून उन्होंने बहाया, हजारों मुसलमान बच्चों को शहीद किया। कश्मीर के अंदर जो जुल्म की उन्होंने इंतहा की है, कश्मीर के अंदर 16 एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं। 16 लॉज हैं जो इंसानियत की तजदीद हैं, जिसमें वो पोटा है, टाडा है, J&K पब्लिक सिक्योरिटी है, J&K सिक्योरिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस है, पता नहीं कौन कौन से 16 के जो इंसानियत की तजदील है, जो मुल्क अपने आप को सेकुलर कहे उसकी तजलील है, उसकी नफरत का अंदाजा होता है। उससे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, पूछते नहीं। तो सेकुलरिटी तो खत्म हो गई, वो एक हिंदू राष्ट्र बन गया, और अब दुनिया RSS का राष्ट्र है, जिसको दुनिया कहती है कि ये जो है हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपना सारा कल्चर तबाह कर लिया, और बड़े बड़े सोच रखने वाले लोग इस चीज को जो है वो कहते। तो अब ये है उसका टोटल फेस उसका। वहां मुसलमानों पे जुल्म होता है, दलित पे जुल्म होता है। अभी सिखों के साथ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, वहां उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए और क्या क्या नहीं किया। तो ये जो है इसके ऊपर आप ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर निकल के भी कोई अखलाक की बात करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। अब SCO जो है वो एक ऐसी समिट है 2001 में बनी थी, उसमें पता है SCO के जो मेंबर ममालिक है उनमें बेलारूस है, रशिया है, पाकिस्तान है, काजाकिस्तान है, इंडिया है,
और अभी वो तेंजिन में गालबन ऑटम में और 25 में हेड ऑफ द स्टेट की समिट वहां होती है, और उसका बुनियादी मकसद जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। अब रीजनल स्टेबिलिटी को जब वो करते हैं तो उसमें जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती है, जियो इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। तो वो जियो इकोनॉमिक्स के जरिए जियो पॉलिटिकल रियलिटीज को जो है ना वो बनता के ये जो ममालिक हैं, जो ये खत्ता जो है जो अंडर डेवलप्ड है और जिसके अंदर पॉवर्टी बहुत है, जिसके अंदर एजुकेशन नहीं है, जिसके अंदर रिप्रेशन बहुत ज्यादा है, उसको वो चाइना की कोशिश है कि रशिया की कोशिश है वो इस चीज को। लेकिन इंडिया वहां पे हमेशा एससीओ की जो समिट का जो पैरामीटर्स होती है ना, जो उनका नैरेटिव होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, कभी एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है, एससीओ की हेड ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस इस ऑटम में होनी है, और अब ये थी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की कॉन्फ्रेंस थी, तो पाकिस्तान के भी पार्टिसिपेशन थी, बाकी ममालिक के भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आए हुए थे। और जब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जाएंगे तो वहां क्या होगा, वहां पे बुनियादी तौर पे इकोनॉमी पे तो बात नहीं होगी, वहां पे तो सिक्योरिटी की, जैसे आपने बताया कि जियो स्ट्रेटेजी जो है या जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल को मिक्स करके आपके एक सिक्योरिटी पैराडाइम चाहिए, यानी इकोनॉमी चलेगी अगर सिक्योरिटी ठीक होगी तो वो उसके ऊपर जो दोनों मुल्कों के जो रिलेशन है उसमें बॉर्डर रिलेशन भी आ जाते हैं, उसमें आपकी कनेक्टिविटी आ जाती है, उसमें कम्युनिकेशन भी आ जाता है, आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है। तो वो उन चीजों पर डिस्कशन थी। अब पहलगाम जो हुआ था, पहलगाम जो है आपको पता है टूरिस्ट रिजॉर्ट है और वहां पे पहलगाम के अंदर टूरिस्ट जाते हैं। पहलगाम जो है वो हमारे बॉर्डर से कितने कुछ 400 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के अंदर आप जो है कोई गाड़ी लेके नहीं जा सकते, वहां पे लोग गाड़ी बाहर खड़ी कर दे, फिर पैदल जाते हैं या हॉर्सेस पे जाते हैं, खच्चर उन्होंने रखे हुए, जो बहुत खूबसूरत जगह है उसको वो देखते हैं। तो वहां पे मैंने अर्ज किया, आप ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सप्रेस आप उठा के पढ़े जिस दिन पहलगाम वाला वाकया होता है, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा सवाल तो ये था, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि वहां 3 लेयर सिक्योरिटी थी, वो 3 लेयर सिक्योरिटी क्यों हटाई गई? वहां पे अपना अमित शाह गया था उसने हटाई थी। अब जहां पे इंसिडेंट हुआ है उससे 2 किलोमीटर आप ऊपर जाए तो बीएसएफ का कैंप है, वहां पे वो बाकायदा उनका बेस है, वहां पे उनकी एक कंपनी प्लस वहां पे रहती है। तो ये जिन्होंने हिंदू मिलिटेंट जिन्होंने ये या रॉ के जो एजेंट जिन्होंने मारा था, यानी अपनी पब्लिक को मरवा दिया पाकिस्तान को बदनाम करने, और फिर वो लोग जाके वहां छुप गए बीएसएफ के कैंप के अंदर, जिन लोगों ने मारा वो वही वर्दियां पहन के वही जाके उन्होंने अपने वहां पे कपड़े उतारे और वर्दी पहन के फिर वहां पे आ गए। एफआईआर जो अपना रजिस्टर हुई है वहां से थाना कितनी दूर है, वहां पे पुलिस स्टेशन में पहुंचने के लिए आपको कम से कम कहते हैं 40 मिनट लगते हैं, तो वो तो 10 मिनट बाद आपने एफआईआर रजिस्टर कर। अब एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो रॉ का डॉक्यूमेंट था, उसमें उन्होंने बताया था कि जी पहलगाम का जब वाकया होगा, अगर पहलगाम में हम नाकाम हो गए तो उन्होंने सोपोर में अल्टरनेटिव साइट तलाश की हुई थी कि हम यही ऑपरेशन वहां पे करेंगे। फिर उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन था कि कितनी देर बाद जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है, उन्होंने कहा था आधा घंटे बाद हमने आईएसआई पे इल्जाम लगाना है, हमने कोई 2 घंटे बाद तस्वीरें रिलीज करनी है। वो 4 बंदों की तस्वीरें रिलीज भी हुई थी, वो भी पाकिस्तान का नाम। फिर उनकी नेशनल सिक्योरिटी एनआईए वो 20 दिन किश्तवाड़ के जंगलों में फिरती रही है, भाई उनको जमीन खा गई, आसमान खा। अब ये जो हकाइक थे ये पूरी दुनिया देख रही थी। फॉरेन अपना मिनिस्ट्री के वो सेक्रेटरी थे, उसका नाम क्या था, और उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पे लोग वो थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने तमाम जो डिफेंस अटैचीज थे और जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे एम्बेसी से बोला, तो वहां पे लोगों ने खड़े होकर सवाल किया कि जी आपने ये कह तो दिया है, तो आप हमें कोई सबूत तो दिखाएं ना, कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, कोई ऑडियो लीक दिखाएं, कोई वीडियो लीक दिखाएं, कोई ऐसी। तो उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, सबूत तो हमारे पास कोई मौजूद है। उन्होंने कहा फिर आपको इल्हाम हुआ कि मतलब किसने आपको बताया? ज्योतिषी ने बताया, जो किसी ने पंडित ने बताया, तो पंडित तो वहां पे वो नीले पीले पंडित जो फिरते हैं जो सेफ्रॉन टेररिज्म पे हमने कल पकड़े हैं ना, हमने तो ऑडियो लीक्स भी दिए, उससे पहले भी डीजीआई बिल्कुल। तो बात ये है कि ये था उसका। अब ये बैकग्राउंड जो है, जो एससीओ के मेंबर ममालिक थे, जिनमें पाकिस्तान था, काजाकिस्तान था, जिसमें इंडिया को चाइना था, रशिया, इन सबको ये चीजें पता थी। अब राजनाथ सिंह वहां पे उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये वही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, आपको याद होगा जब रफेल आया था तो ये खड़ा हुआ रफेल के ऊपर नींबू फेंक रहा था और टायरों के नीचे नींबू रखे हुए थे। शक्ल इसकी देखें, नींबू से भी
वो क्या अपना एक आपको उसके अंदर एक करख्तगी और एक ऐसी चीज लगती है जिससे आपको अंदाजा लगा होता है कि ये बंदा स्ट्रेट नहीं है, ये बंदा झूठ बोलता होगा। ठीक है, तो उससे पहले उसने बहुत स्टेटमेंट दिए हैं कि जो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज फलाना, ये जो बकवास होती है वो मुंह से बगैर सोचे समझे निकाल तो आ रहा है ना न्यूक्लियर थ्रेट का जो है वो कहते हैं ना, एक वो सेंटेंस है ना कि एक तो जानते नहीं है, दूसरे पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो वो जो है उसने वहां पे उन्होंने एक ज्वाइंट कम्युनिके अडॉप्ट किया और वो ज्वाइंट कम्युनिके बलूचिस्तान का उसने जिक्र किया, क्योंकि बलूचिस्तान का जो फैक्ट है वो पाकिस्तान तो कह ही रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो गई है वो हम नहीं कहते, वो अजीत कुमार डेविल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो खुद एक्सेप्ट करवा रहे हैं। उसने एड्रेस में कहा था अपने ऑफिसर्स को, रॉ के ऑफिसर थे, वो लीक हुआ था, उसने कहा थी पाकिस्तान के अंदर जो लोग, ये उसके लफ्ज थे जो रिपीट कोर्ट अजीत कुमार डेविल, ही सेड कि जी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी रिलीजियस बिलीफ से मुतासिर नहीं है, उनकी कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं, हम उनको पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे, सुसाइड बॉम्बिंग कराएंगे, बच्चों को मरवाएंगे और अनकोट। अब ये उसके अल्फाज है। अब ये बहुत जगह पे हमने प्ले अप किया, आपको पता है DGI इस्पियार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे सारे फॉरेन जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो वहां पे प्ले किया। तो अब जब ये सबूत का अंबार मौजूद था, वहां राजनाथ सिंह जैसे लूज आदमी की, राजनाथ सिंह जैसे आदमी की बात सुनना तो अकल को चैलेंज करना है ना, तो उन लोगों ने इस बात नहीं मानी। ये नहीं बात मानी क्योंकि हकायक पे जो मबनी था कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन पहलगाम इंसिडेंट, इंडियन रॉ इज इन्वॉल्व इन पुलवामा किलिंग ऑफ देयर सोल्जर, जो उन्होंने अपनी CRPR की अपने ही कामों की वजह से सारा कुछ साबित हो रहा है। वो ये इन्वॉल्व है, काम नहीं है, ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। मेरी बात, ये लोगों की जाने लेने में इन्वॉल्व है, ये दलीत को मारते हैं, ये क्रिश्चियंस को मारते हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, माउस्ट इंसर्जेंसी जहां हो रही है उसको इन्होंने पिछले 10 साल से रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया हुआ है। अभी पिछले हफ्ते वहां उन्होंने इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को अम्बुश किया है, वहां उनके लीडरशिप को मारा है, ये उनके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। ये वो लोग हैं कश्मीर में दहशतगर्दी करते हैं, ये वो जिन्होंने 100 लोगों की अपना रेप किया था सोपोर में 4 राजपूताना राइफल ने। ये वो मुल्क है जो बाहर जाके, ये वो मुल्क है जो कनाडा में जाके सिखों को मारता है, ये वो मुल्क है जो अमेरिका में जाके सिखों को मारने की कोशिश करता है, ये वो मुल्क है जिसने इंग्लैंड में सिखों को मारने की कोशिश की। पॉलिटिकली और अस्करी क़यादत भी जो एक दूसरे के जो है ना वो नजर आ रही है, वो कुछ और बयान दे रहे हैं, वो कुछ और बयान दे रहे हैं, अस्करी और है, पॉलिटिकली और है। 7 लाख जो आपने फौज रखी हुई है वहां पे रोजाना वो लोगों को कत्ल करते हैं, रोजाना ये वो मुल्क है जो अली गिलानी की डेड बॉडी से डरता है। यानी जब अली गिलानी जो अपने कश्मीर के इतने बड़े लीडर थे, जब वो फौत हुए थे तो इन्होंने इनकी डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया था। ये वो मुल्क है जो कबूतरों को पकड़ता है, ये वो मुल्क है जो कौवों को पकड़ता है। यार कोई मुल्क का मुल्क का कोई कल्चर होता है यार, कोई मुल्क का कोई शेप होती है, कोई असूल होते हैं, कोई अपना चले वो असूल इखलाक पे नहीं मबनी होते, वो इंटरनेशनल चार्टर के मुताबिक तो होते हैं। ये दहशतगर्द लीडरशिप है। देखिए मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करूं, जो वहां पे आम पब्लिक है ना इंडिया में, जो मेरी और आप तरह के लोग हैं, वो बिलीव करते हैं अपने रिलीजन पे एंड दे वांट टू लिव इन पीस इन देयर रिलीजन एंड देयर एरिया एंड देयर होम। लेकिन ये जो बीजेपी की दहशतगर्द लीडरशिप है ना, RSS की जो फैशिस्ट लीडरशिप है, ये राजनाथ सिंह जैसे कार्टून जो है, ये नरेंद्र मोदी जो फैशिस्ट है, जो हिटलर मसलनी से जलील तरीन किस्म का फैशिस्ट है, ये जो अमित शाह जो कार्टून वहां पे बैठा होता है इस तरह करके, आपने देखा होगा वहां बैठा होगा, जिसकी लोग जो है वो कांग्रेस के मेंबरान जो हैं वो उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो ये जो इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये तमाम के तमाम इंडिया की डेमोक्रेसी और सेकुलर कल्चर को इन्होंने तबाह बर्बाद करके सर लास्ट क्वेश्चन है, अभी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में भी है, मतलब इंडियन अखबारात में, न्यूक्लियर थ्रेट अगर भारत जिस तरह से हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, भारत भी है, सराउंडिंग में भी आप देखें चाइना भी है, तो जिस तरह ये चीज़ें की जा रही हैं इसको आप आगे किस तरह से देखते हैं? अगर ये दोबारा वही हरकतें करेगा या वही इल्ज़ाम तराशियाँ और कोई ऐसी शरारत करता है तो फिर क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से सूरत हाल होगी? असलन इल्ज़ाम तराशी तो पिछले 72 साल से भारत करता ही आ रहा है, हम उसको अभी कोई ऐसी हरकत भी जारी बात है, उसको चपेड़े पड़ी हैं जो हरकत तो ऐसी पहले दुख की बात ये थी जैसे वो बदले की बात करते हैं। पहले हमारी जो लीडरशिप मुख्तलिफ अदवार में रही, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चाहे वो आर्मी, वो इंडिया का नाम ही नहीं लेते थे। हमारे यहाँ नैरेटिव होता था कि हमसाया मुल्क, अभी हमसाया मुल्क तो अफगानिस्तान भी आपका, हमसाया मुल्क तो आपको चाइना भी है, हमसाया मुल्क के ऊपर जाए, वाखान कॉरिडोर पे जाए तो और भी तो वो अब हमने
थ्रेट को आइडेंटिफाई किया। याद रखिए, जिस वक्त तक आप इस किस्म की चीजों में अपने दुश्मन को और थ्रेट कल्चर को, थ्रेट परसेप्शन को सही तरीके से कंक्लूड नहीं करेंगे और दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो दुश्मन को एडवांटेज दे देगा। अब वो हम पे तो इल्जाम लगा रहे हैं। हमने जैसे एससीओ की बात हुई कि हमने अपना मुकदमा एससीओ में पेश किया, हमने अपना मुकदमा इंटरनेशनल लेवल पे भी पेश किया, हमने 3 दफा जाके यूनाइटेड नेशन में डोजियर्स भी जमा कराए। ये और बात है कि हम उन डोजियर्स को फॉलो अप नहीं कर सके क्योंकि हम समझते हैं कि पूरे शायद अमेरिका हमारा चाचे का पुत्र है या यूएनओ हमारे घर की लौंडी है कि जी हम जो डोजियर्स जमा कराएंगे तो वो हमारे बिहाफ पे डोजियर्स को फॉलो करे। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का और लीडरशिप का काम है ना कि जो चीज आप जमा करते हैं रोज आना जाके यूएनओ का दरवाजा खटखटाएगी, जी डोजियर दिए थे क्या हुआ, ठीक है। अब जब आपने ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की और 2 दफा हमने वहां पर तो लोगों ने बात सुनी या नहीं सुनी, हमारा साथ दिया। तो बात यह है कि आपको अपना मुकदमा भाई साहब खुद लड़ना होता है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई आपके चाचे का पुत्र नहीं होता जो आपके बिहार पे मुकदमा लड़ेगा, ना किसी मुल्क का इतना इंटरेस्ट। हर मुल्क का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो हर पॉलिसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट से ड्राइव। तो न्यूक्लियर जो है ना वो एक बहुत खतरनाक चीज है और ये याद रखिए, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, मैं तो उस बात को कहना नहीं चाहता। आपने हिरोशिमा और नागासाकी का जो तबाही है वो देखिए, अभी तक वहां पे इफेक्ट चल रहा है। वो तो कितने साल गुजर उस जमाने वाला बॉन्ड जो प्लूटोनियम था, आप यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं जिसकी तबाही को आप अपने 100 से और मल्टीप्लाई हजारों गुना ज्यादा है सर। तो अगर तो भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेट देगा या खुदा ना करे यहाँ पे कोई न्यूक्लियर होता है, उसका इफेक्ट तो भारत में भी जाएगा यार। हमारी बॉर्डर लाइन कितनी है? कुछ भी नहीं है सर। हमारा क्वेश्चन कितना है? चंद किलोमीटर, कई जगह भी नहीं है। गुरदासपुर कितना दूर है, फिरोजपुर कितना दूर है कसूर से, ठीक है। बाकी आप देखिए क्या क्या गुजरात में क्या लगते हैं, सिंध में आपका बॉर्डर किस तरह लगता है। तो आप ये तो बेवकूफ है ना लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा बेवकूफ है। आई स्वेयर इतना स्टूपिड लीडर जो है ना दुनिया की हिस्ट्री में पैदा नहीं होगा। 2 दहशतगर्द लीडरशिप का पिनिकल है इस वक्त, टॉप की लीडरशिप है दहशतगर्द। एक नेतन्याहू है जिसने गजा में 1,50,000 फलस्तीनियों को मार दिया और मुसलमान बैठ के अपने मुसलमान लीडरशिप जो बैठ के अपने अपने जुब्बों में तालियां बजाती थी। और दूसरा ये नरेंद्र मोदी है जिसको पाकिस्तान ने सही मौके पे 2 दफा जवाब दिया। लेकिन ये इतना बेशरम है यार कि 18 में हमने अभिनंदन यार बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 2 तैयारे मारे थे, 2 तैयारे हमने मारे थे। हमको हमारी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद मार दिया था बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर 11 लोग थे ना, कही चलो एक और मार देने हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अभी भी तो देखे ना उनकी एयर इंडिया जैसे, अब अल्लाह ताला उनको जुदाई खैर दे, जो उसमें मुसाफिर थे बेचारे। हाँ, वो एयर इंडिया फ्लाइट बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था। हम उन खानदानों से हमदर्दी करते हैं क्योंकि मैं पढ़ रहा था उसमें एक फैमिली ऐसी थी जो पूरी फैमिली थी, एक फैमिली थी उसके 11 अफराद थे जो लंदन से आए हुए थे। तो वो मुसलमान अल्लाह ताला और इस किस्म के हादसा जो होते हैं ट्रेजिक होते हैं दुनिया में कहीं भी हों, लॉस ऑफ लाइफ पे तो हम वो कहते हैं ना कोई मरे थे वो नहीं करना क्योंकि असम ही मारना। तो वो है तो ये है। लेकिन ये जो लीडरशिप है ना सर, ये लीडरशिप ने तबाह इंडिया की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबू बजरंगी, यानी आप देखेंगे इस नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात किससे अब इसका भी खत्म होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं आगे आने वाले इलेक्शन में, जिस तरह इन्होंने ये पीछे 12 साल से करते आ रहे हैं, अब आगे क्या देख रहे हैं? इनकी पब्लिक भी खड़ी हो गई है, ऑपोजिशन भी खड़ी हो गई है और बाकी भी अस्करी क़यादत भी, तो आगे क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ, तो वो इलेक्शन वो पाकिस्तान रिटोरिक्स पे लड़ते थे, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव से लगते थे। उसने इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, फिर वो पुलवामा का ड्रामा रचाया, फिर उन्होंने उड़ी का ड्रामा रचाया, अपने एयर बेस पे अटैक करने का ड्रामा रचाया, तो उसके बाद ये लेटेस्ट जो है पहलगाम वाला ड्रामा रचाया जिसमें अपने ही लोगों को मरवा दिया। तो इस पे वो उसने इसीलिए किया कि वो अगला इलेक्शन जीतना चाहता है। और भी नवंबर में गालिबन बिहार का इलेक्शन है। आपको पता है पहलगाम में जब इंसिडेंट हुआ था तो वो जब सऊदी अरब से वापस आया कार्टून तो पहलगाम नहीं गया, वहां से बिहार चला गया और वहां तकरीर कर रहा था कि जब यानी आप पहलगाम जाके तकरीर करें ना, उनसे अपना अफसोस करे, वहां कह दे कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आप बिहार में जाके कह रहे हैं इसलिए वो इलेक्शन रैली थी। तो ये जो है झूठ और फरेब जो है भारत का, ये खत्म तो नहीं होगा। और भारत के अंदर बहुत सारी बीजेपी के हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट ऐसे हैं जो इस चीज को जो है वो
जो जुल्म और नफरत को जो ठीक मांगते, क्योंकि बाबू बजरंगी जैसे तो लोग हैं गुजरात का अपना बुचर गुजरात के दोस्त, जिन्होंने कहते हैं कि जी हमने जब कसाब इसने बाबू बजरंगी इसने बुचर ने जब अपना जिसका अपोनेंट था ना इलेक्शन जिसने लड़ा, तो उनका नाम था एहसान जाफरी। तो इसने जब गुजरात के रॉयट्स हुए तो एहसान जाफरी की वो जो फैमिली है 3 घंटे पुलिस को रिंग करती रही, पुलिस आई नहीं क्योंकि बीजेपी के गुंडे उधर हमला कर रहे थे। फिर एहसान जाफरी को निकाला उन्होंने, उसको मारा, उसकी लाश के 10 टुकड़े करके गुजरात की सड़कों पे लगा दिया। फिर वो बाबू बजरंगी कहता है कि जी हमने तमाम मुसलमानों को जमा किया और हम उसको पेट्रोल पंप के पीछे एक स्टेशन पे ले गए, वहां हमने उनको आग लगा दी पेट्रोल डाल के, और जो औरतें फैमिली वे में थी उनका हमने पेट चाक किया, उनका फीटस निकाला, उसको बलमे में रखा और गुजरात शहर में रक्त करते रहे। और उसके बाद जब मेरे पर मुकदमा चला, अब नाउ कोर्ट बाबू बजरंगी, उसने कहा जब मेरे पे मुकदमा चला तो मेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने मुझे बचा दिया। जिस उनका ये स्ट्रक्चर हो, ये कॉन्डक्ट हो, ये प्रोफाइल हो, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कौन कौन सी बदनुमानियां इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया।